तो यूपी असेंबली इंतखाबात में पहले मरहले के तहत पोलिंग चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि पहला मरहले की जो जंग है वो कौन जीतेगा, क्योंकि 2017 में पहले मरहले से ही बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन इन 5 सालों में बहुत फर्क आया है और काफी सियासी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में कौन से बड़े फैक्टर होंगे जो 2017 और 2022 के बीच में बड़ा फर्क पैदा करेंगे, इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ब्रेक पर जाने के बाद अब मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर उमाशंकर पांडे, जो कि कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है, वो भी मेरे साथ अब डिबेट में कुछ देर में जुड़ेंगे। 3 खास मेहमान पहले से जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत सिंह टीटू जी, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के, वो इस डिबेट का हिस्सा हैं। प्रेम कुमार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हरिहर रघुवंशी जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं हरिहर रघुवंशी जी आपके पास आना चाहूंगा, जो ब्रेक पर जाने से पहले जहां पर इंद्रजीत सिंह टीटू जी ने बात अपनी खत्म की थी कि चुनाव में डर का माहौल पैदा किया जाता है, डेवलपमेंट तरक्की के नारे दिए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर उसमें डर और भय पैदा किया जाता है और इस तरह की बातें की जाती हैं, और फिर उसमें फिरकावाराना बातें होती हैं, उसमें जात पात पर चुनाव लड़े जाते हैं और मजहब के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं। अब्बू भाई, बिल्कुल गलत बात है। उत्तर प्रदेश इसके मतदाता इस चीज के गवाह हैं कि इससे पहले गैर भाजपाई सरकारों के समय में, इससे पहले सपा की सरकार थी, उसमें किस तरह से सफाई में ठुमके लगते थे और लाल टोपी वाले जाकर के थानों में बैठ के फैसले करवाते थे और डर और भय का माहौल था। आज किसी की मजाल नहीं है कि किसी के घर पे एक पत्थर फेंक दे। 6-6, 7-7 100 दंगे करने का रिकॉर्ड रहा है इससे पहले की सरकारों में, और आज सभी सुरक्षित हैं। हमारे मुसलमान भाई भी सुरक्षित हैं, हमारे हिंदू भाई भी सुरक्षित हैं। जब दंगा होता है, फसाद होता है, आगजनी होती है, तो उसमें हर मजहब के लोगों का नुकसान होता है। बेहतर स्थिति ये होती है कि हो ही ना कोई किसी भी संप्रदाय। दंगे नहीं होते, लिंचिंग तो होती है। दंगे नहीं होते हैं, लिंचिंग होती है। तो आज की तारीख में हर कोई सुरक्षित है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे व्यापारी है, चाहे युवा है। आज हर कोई भय मुक्त है। प्रदेश ने इस चीज को देखा है। जहां तक इससे पहले प्रेम भाई बता रहे थे कि जो बदलाव वाली बात आप कर रहे थे, बदलाव बहुत ज्यादा आया है। पहले अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ की थी, आज व्यवस्था, आपकी अर्थव्यवस्था 21 लाख करोड़ की हो गई है। पहले हाईवेज नहीं थे, आज 5-5 हाईवेज बने हैं, एक्सप्रेस वे बने हैं, 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, 5-5 शहरों में मेट्रो चल रही है। बदलाव आया। इंद्रजीत जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। किसानों के पास डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, बिचौलिए हट गए हैं, भ्रष्टाचार का एक भी मामला किसी पे नहीं है। ये बदलाव आया है। 6-6 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं, ये बदलाव आया है। गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है, बदलाव आया है। 59 मेडिकल कॉलेज बने हैं, बदलाव आया है। इससे पहले कहां था? उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश माना जाता था, आज हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का प्रदेश है। कैसे हुआ? जबकि योगी सरकार को सिर्फ 3 साल का मौका मिला है। 2 साल कोरोना की लड़ाई में जूझते रह गए। आखिर उत्तर प्रदेश में इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा थी जिसको लोग दबा के रखे हुए थे, अभी तक अपने हित में इस्तेमाल करते थे। हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहते थे, शिक्षा नहीं होने देते थे, स्वास्थ्य नहीं होने देते थे, विकास नहीं होने देते थे। आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर का प्रदेश है। और चलिए इंद्रजीत जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर उमाशंकर पांडे, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। उमाशंकर पांडे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। इंद्रजीत सिंह टीटू जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत मुख्तसर में सर, आपका जवाब बहुत मुख्तसर में। सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, सरकारें जो चुनी जाती हैं, उन सरकारों के ऊपर पूरे देश का, जो केंद्र की सरकार होती है उस पर पूरे उत्तर भारत का, और जो प्रदेश की सरकारें होती हैं वो अपने अपने प्रदेश का कार्यभार उन सरकारों के ऊपर डिपेंड होता है। मैं जो बता रहा हूं आपको, चौधरी चरण सिंह जी के टाइम पे जो गांव की जो पटरी होती थी, नहर की पटरी होती थी, उस पटरी के ऊपर केवल अधिकारी की जीप चल सकती थी। गांव का वाला बुग्गी लेकर नहीं चल सकता था। उस गांव की बुग्गी वाले को उस पटरी पर चलने का अधिकार किसने दिया? चौधरी चरण सिंह जी ने दिया। आप जो कानून लाके किसान को उनके जमीनों के मालिकाना हकदार बनाने की लड़ाई किसने लड़ी? इसी लोकदल ने लड़ी।
और शुगर मिलों के 14 दिन के अंदर पेमेंट ना करने पर FIR का जो एक लॉ और जो कानून बनाया गया, कौन बनाया? चौधरी अजीत सिंह जी के टाइम पे कितनी शुगर मिलें लगी थी उत्तर प्रदेश में, क्या ये सब लोग भूल गए? इन्होंने हाईवे बनाए, हम स्वागत करते हैं। इन्होंने डीजल और पेट्रोल के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करा टैक्स के रूप में कि डेवलपमेंट करना है। जब आपने डेवलपमेंट के रूप में टैक्स हमसे ले लिया पब्लिक से, तो अब हाईवे पर चलने के लिए वो टोल टैक्स क्यों लगाएंगे हैं? जब आप गाड़ी, कार हो, स्कूटर हो, ट्रक हो, जब उससे आप रोड टैक्स ले लेते हैं, जब आप गुड टैक्स के रूप में आप टैक्स ले लेते हैं, तो अलग से उसमें टोल टैक्स देने के लिए कौन कहा जाता है? इन मुद्दों को की बात कौन करेगा? ये केवल भ्रमित करने की बात करते हैं। आप एक एक आदमी से 10 तरीके के टैक्स वसूल कर रहे हैं। आदमी तो आवाम, देखिए ये पब्लिक है, आवाम और वोटर इन तमाम चीजों को जहन में रखेंगे और जाहिर सी बात है कि आवाम बहुत कुछ सोच कर वोट करने जाते हैं। उनके जो बुनियादी मसले होते हैं, उनके जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, सभी चीजों को वो जहन में रखकर ही वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं। उमाशंकर पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उमाशंकर जी, 2017 में कांग्रेस की जो कारकर्दगी रही थी बहुत मायूसकिन रही थी। इस बार कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस के साथ 2022 में प्रियंका गांधी जैसा बड़ा चेहरा भी है। बहुत कुछ कांग्रेस का इस बार दांव पर लगा होगा। जी देखिए, निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लगातार लड़ाई लड़ी और मुझे लगता है उसका असर उपचुनाव से ही दिखाई देने लगा। लेकिन आज जो चुनाव जो वोटिंग हो रहा है उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता, खास करके पश्चिमांचल के इन 58 विधानसभाओं की जनता बेहद जागरूकता के साथ मतदान कर रहा है। उनको अच्छी तरीके से पता है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने उनकी लड़ाई लड़ी है। किसानों की बात करें, राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर यात्रा निकालकर इस लड़ाई को इस बार लड़ा और 14 में भी जब उनके भूमि अधिग्रहण का साजिश मोदी जी कर रहे थे तब भी राहुल गांधी जी ने भट्टा परसोल से पदयात्रा लेकर के उस भूमि अधिग्रहण कानून को ध्वस्त कराने का काम किया था। आज किसानों के साथ जिस तरीके का छलावा योगी सरकार ने किया है वो किसान समझ रहा है। कहा गया था कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए की लागत बढ़ गई। ये पहली सरकार है जिसने खाद पर, कीटनाशक पर, कृषि उपकरणों पर टैक्स लेने का काम ये सरकार कर रही है। बिजली पूरे देश में नंबर 1 पर है और किसान अगर अपनी आवाज उठा दे तो उसको थार से रौंद कर मार दिया जा रहा है और मारने वाला देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ मंच पर भाषण दे रहा है। ये बदलाव आया है। बदलाव आया है कि हाथरस की बेटी को जिंदा मार दिया जाता है और उसके परिवार से मिलने के पहले ही उसको फूंक दिया जाता है। ये आया है रामराज का ये बदलाव। राम के नाम पर चंदा मांगने वाले, सुन लीजिए ये क्या तरीका, ये क्या हो रहा है। मेरी बात आ जाए, मेरी बात आ जाए। रघुवंशी जी आ रहा हूं, सुन लीजिए मैं आपके पास आ रहा हूं जी। ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों जनता का समय वेस्ट कर रहे हैं? मेरी बात आने दीजिए। आप जनता का समय मत वेस्ट करिए। देखिए, राम के नाम पर चंदाजीवी लोगों ने किस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जमीनों का बंदर बांट किया, वो भी हमने देखा। कांग्रेस पार्टी, उमाशंकर जी ठीक है, आपने इस सरकार की नाकामियां गिना दी। आपने योगी सरकार की नाकामियां गिना दी। मैंने देखिए, मैंने ये सवाल तो किया ही नहीं था। आवाम खुद देख रही कि कौन नाकाम है, कौन कामयाब है, किसने क्या किया, आवाम सब देख रही है। उमाशंकर जी, मेरा सवाल एक तो ये था ही नहीं, आपने सरकार की नाकामियां गिनाई, वो आपकी अपनी जगह। मैं ये पूछ रहा था कि कांग्रेस ने क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है। प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही है, सबके सामने है, लेकिन कांग्रेस ने 2017 में भी मेहनत की थी। ऐसा नहीं कि 2017 में मेहनत नहीं की थी, लेकिन मेहनत के हिसाब से उसको फल नहीं मिलता है। मेरा सवाल यह था कि कांग्रेस का रोड मैप क्या है, क्या मैकेनिज्म है कांग्रेस के पास। आपने सामने वाली सरकार की नाकामियां गिनानी शुरू कर दी। कांग्रेस का क्या रोड मैप है, आपका मैकेनिज्म क्या है? मैं उसी पर आ रहा था। मैंने सरकार के बारे में बताया, प्रियंका जी की 2-2.5 साल की मेहनत के बारे में बताया। अब हमारा रोड मैप देखिए क्या है। हमने महिला सशक्तिकरण का हमेशा से काम किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उनको हम ही ने रिजर्वेशन दिया था और लोकसभा में 33% रिजर्वेशन का बिल अभी जो पेंडिंग वो भी सोनिया जी ला रही थी। हमने देखे किसानों के लिए लगातार काम किया।
किसान कानून के लिए जो काला कानून लाया गया था उसके लिए हम लड़ते रहे। प्रियंका गांधी ने 2 सालों तक न्याय पंचायत स्तर से लेके ग्राम पंचायत स्तर तक मेहनत करके कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा किया। महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने तमाम तरीके की प्रतिज्ञाएं दी हैं, जिसमें 40% सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन से लेके स्कूटी से लेके एंड्रॉयड फोन तक का जिक्र उन्होंने किया है। सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40% रिजर्वेशन, आशा बहु और आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए 10,000 रुपए मानदेय की भी बात प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा में लिया है। हमने देखिए सभी पार्टियां दावे कर रहे हैं, सभी पार्टियां वादे कर रही हैं, सभी पार्टियां वादे कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं और ये आज की बात नहीं है। कोई भी चुनाव उठाकर देख लीजिए और किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, चुनाव आके चले जाते हैं, दोबारा चुनाव आ जाते हैं, मैनिफेस्टो के आधे वादे पूरे नहीं होते हैं। ये तो एक रिवायत बन गई हिंदुस्तान के हर चुनाव की। इस पर मैं आगे भी बात करूंगा। रघुवंशी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए, उसके बाद प्रेम कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूं। रघुवंशी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर छोटी सी घटना हो जाए तो ये भाई बहन घड़ियालू आंसू बहाते हैं, लेकिन राजस्थान आज देश का सबसे नंबर 1 रेप कैपिटल बना हुआ है। ये प्रियंका गांधी एक शब्द नहीं बोलती वहां पे। दूसरी चीज, फोटो खिंचाने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। जो भी कांग्रेस नहीं तो झूठ थोड़ने, कांग्रेस झूठ थोड़ने बोल रही है। यूपी में तो इस तरह के वाकयात तो आम है ना। कांग्रेस झूठ नहीं बोल रही है, कांग्रेस झूठ नहीं बोल रही है। जो वो कह रहे हैं कि महिलाएं यूपी में सेफ नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं यूपी में, तो इसमें कुछ झूठ नहीं है। रघुवंशी जी, जो सच्चाई है वो बताइए, सच्चाई बताने में आप डर क्यों रहे हैं? उत्तर प्रदेश में महिलाओं से ज्यादा सुरक्षा और देश के किसी भी राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज भय मुक्त होकर के बेटियां स्कूल जाती हैं, भय मुक्त होकर के बेटियां कॉलेज जाती हैं, भय मुक्त होकर के महिलाएं अपने आजकल चिन्मयानंद कहाँ है? लोग डर रहे हैं, महिलाएं उन्हीं से तो डर के भाग रही है। कुलदीप सेंगर तो अंदर गए, चिन्मयानंद कहाँ है? महिलाओं को, और योगी जी ने तुरंत 24 घंटे में महिला सुरक्षा के लिए पूरा देश जानता है। प्रियंका गांधी का जहां तक फैक्टर है, 17 में भी थी, 19 में भी थी, क्या हुआ? चिन्मयानंद कहाँ है? क्योंकि इन लोगों के पास झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है। इनका कोई देखिए कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये सब देखिए आवाम जानते हैं। अब ये डिजिटल दौर चल रहा है, कंप्यूटर का और गूगल का दौर है। आवाम सब जानते हैं कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। और आज मुझे लग रहा है कि अब जिस तरह का दौर चल रहा है तो लोग पहले गूगल करते होंगे, पहले तमाम चीजें छानते बिनते होंगे और उसके बाद वोट करने जाते होंगे। मैं प्रेम कुमार सर आपके पास आना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, एक चीज हम देख रहे हैं, नहीं ठीक है, बात हो गई। मैं उमाशंकर जी, मैंने आपकी बात देखिए कह दी है, बात हो गई है। मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगा। प्रेम कुमार जी, एक चीज मैं देख रहा हूं कि बीजेपी वर्सेस आरएलडी और समाजवादी पार्टी ज्यादा तस्करा हो रहा है पहले फेज की अगर हम बात करते हैं, लेकिन क्या इसमें से कांग्रेस और बीएसपी को पिक्चर से माइनस कर दिया जाए, या बीएसपी और कांग्रेस को इस लड़ाई में कैसे आप देख रहे हैं? दोनों की मौजूदगी निश्चित रूप से है अबू जी, मगर ये तीसरे चौथे नंबर के लिए संघर्ष में है। ये अब तो चुनाव होते होते लगभग साफ हो चुका है। पर एक बात ध्यान दीजिए कि विभिन्न पार्टियों के घोषणा पत्र में जो जगह मिली है वो 2 प्रमुख लोग हैं। एक तबका किसान है जिसका कि सभी पार्टियों ने घोषणा पत्र में जगह दी है, और दूसरा तबका महिलाएं हैं जिसकी आवाज प्रियंका गांधी ने बुलंद की। तो महिलाओं को राजनीतिक विमर्श में लाना, राजनीति के घोषणा पत्र में लाना, ये क्रेडिट भले कांग्रेस चुनावी सफलता मिले, लेकिन ये प्रियंका गांधी ये क्रेडिट हासिल करती दिखती है। राकेश टिकैत और उनके नेतृत्व में हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भी आंदोलन किसानों का रहा, उनका ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उनके लिए कि सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में आज किसान हैं। तो ये बदलाव हमें दिखा है पिछले चुनाव, जो आप लगातार प्रश्न कर रहे हैं 17 और 22 में, तो ये 22 में बहुत बड़ा फर्क है कि महिलाएं भी सबके घोषणा पत्र में है, किसान भी घोषणा पत्र में है, सब नौकरी देने का भी वादा कर रहे हैं, जबकि पिछले चुनाव में नौकरी देने का वादा, महिलाओं के लिए वादा इस तरीके से नहीं था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जनता के लिए लोग सोचते दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हेट स्पीच और हेट का वातावरण क्रिएट करने की पूरी
कोशिश हुई, आज भी जारी है। आज भी शामली से 67 किलोमीटर दूर सहारनपुर से प्रधानमंत्री जी का भाषण देख लीजिए। मैं चाहूं तो आपको पढ़ के भी सुना दे सकता हूं कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगे को याद कर करके बार बार याद दिलाया जा रहा है कि लोग इस आधार पर वोट करें। लेकिन आज जनता रिएक्ट नहीं कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हो गया लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया। तो यानी उस पिच पर खेलने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोग मुद्दों पर बात करने, मुद्दों पर वोट देने के लिए तैयार हैं। ये इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत है। जो चुनाव नतीजे जब बताएंगे तो स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि कोई इस बार हिंदू मुसलमान होकर के वोट करने नहीं जा रहा है, मुद्दों पर वोट करने जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी मुद्दों पर बात नहीं होती है। मैं इंद्रजीत सिंह टिटू जी आपके पास आना चाहूंगा, बहुत तजुर्बेकार हैं और हम सब में आप सबसे बड़े भी हैं। इंद्रजीत जी, क्या आपके दौर में जब चुनाव होते थे, जब आप जवान रहे होंगे, पहली दूसरी बार आपने वोट किया होगा, क्या उस वक्त भी मुद्दों से हटकर ही चुनाव हुआ करते थे? जैसे आजकल चुनाव हो रहे हैं, डर का माहौल पैदा किया जाता है चुनाव से पहले, शमशान और कब्रिस्तान की बात की जाती है, मंदिर मस्जिद की बात की जाती है। क्या इसी तरह के चुनाव 80s और 70s में भी हुआ करते थे? 2014 के बाद ये सब चीजें चालू होती हैं। 2014 से पहले मेरे को कभी याद नहीं आया। केवल देश की बड़ी कमियां कि अब देश को जरूरत किस चीज की है, प्रदेश को जरूरत किस चीज की है, इन चीजों पर चुनाव लड़े जाते थे। कैंडिडेट की छवि देखी जाती थी, इजी टू रीच, इजी टू अप्रोच। विधानसभा में देखा जाता था कि कौन आदमी हमारे से इजी टू रीच है, इजी टू अप्रोच है, उसकी कौन सी छवि है। केंद्र के मुद्दे हमेशा अलग होते थे, क्योंकि केंद्र का मुद्दा देश की बात होती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में बात होती है, उसका परिप्रेक्ष्य अलग रहता है। लेकिन विधायक का चुनाव जब भी हुआ है, जब भी मुद्दों में हुआ है, विकास को लेकर हुआ है, शहर की सौंदर्यीकरण को लेकर बात हुआ है, इंडस्ट्रीज को लेकर बात हुआ है, और कौन विधायक हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहेगा। ये जातिवाद तो अब 2014 के बाद इतना जबरदस्त हावी हो गया कि बाकी सारे मुद्दे पीछे छूट गए। मुझे याद नहीं है कि 2014 से पहले इतने परिप्रेक्ष्य में पहली बात। और ये खानदानवाद कब से चल रहा है? जातिवाद तो 2014 के बाद से शुरू हुआ, खानदानवाद कब से चल रहा है? मैं आपको शायद इन्होंने चुनाव देखा नहीं। आज सुबह मैं फोटो देख रहा था, आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, पहले वो मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे राजवीर जी सांसद हैं, उनका राजवीर जी का आगे बेटा विधायक है जी। आज स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की वाइफ जो है बुजुर्ग, काफी मेरे ख्याल से 90 के आसपास, 85 के आसपास उम्र होगी, वो वोट डालने चैनल दिखा रहा था। तो ये नहीं है, इसको जाति में या परिवारवाद की बात नहीं करनी चाहिए। मैं अगर व्यापार कर रहा हूं तो मेरा बेटा, कोशिश मेरी ये रहती है कि मेरा बेटा भी व्यापार करे। जिन घरों में नौकरी होती है तो आदमी कहता है यार नौकरी में सुकून है, अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ है कि आप किस तरीके से जीना चाहते हैं, आप व्यापार करके जीना चाहते हैं, आप राजनीति जीना करना चाहते हैं। कई लोग हैं जिनको सारी जिंदगी को पद नहीं लेते और समाज सेवा में लगे रहते हैं, उनका कुछ टेस्ट, समाज सेवा से कोई अर्निंग थोड़ी होती है। आपने नहीं तो इंद्रजीत जी एक चीज, प्रियंका गांधी ने, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस ने एक शुरुआत की है, पिछड़ी, दलित, मुस्लिम और बिल्कुल गरीब जो महिलाएं हैं उन्हें टिकट कांग्रेस ने दिया है। क्या 2014 से पहले जिस तरह के चुनाव होते थे वही ट्रेंड प्रियंका गांधी दोबारा लेकर आ रही हैं? उनको भी समझ आ रहा है कि अब बदलाव, जो लोगों को बदलाव की जरूरत है। आप ये जिन लोगों ने इतने साल देश में राज करा है, सबको पता है जातिवाद एक जहर है। हमारे देखो अर्थव्यवस्था खराब होने से, अनएम्प्लॉयमेंट होने से गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जाता है। जैसे अमीरी और गरीबी का इतना गैप बढ़ गया है, सेम मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी लेवल से ऊपर उठकर, सियासत से ऊपर उठकर जो बात आप ये कर रहे थे कि 2014 के बाद से फर्क आया है, मजहब के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए 40% जो सीट का ऐलान किया, यह सियासी उनका दांव हो सकता है, लेकिन जिस तरह से गरीब, पिछड़े, दलित, मुस्लिम और जिनके साथ जुल्म हुआ है, ऐसी महिलाओं को उन्होंने मौका दिया है जो कभी सोचती नहीं होंगी कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम विधायक बनेंगे। तो क्या आपको लगता है कि वो एक ट्रेंड बदलने की कोशिश है कांग्रेस की और प्रियंका गांधी की?
बिल्कुल अच्छी शुरुआत है। एक बीइंग ए लेडी, जिसके परिवार के ऊपर, वाड्रा जी के ऊपर दुनिया भर के प्रभार, दुनिया भर तरीके से वार हुआ, हर तरीके से इंक्वायरियां चली, उनको कई दफा बुलाया गया, वो लेडी बन के आगे आई है। थोड़ा सा फर्क ये है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी जहां जहां सरकारें हैं, पब्लिक के बीच में और ओपोजिशन पार्टी एक ही मुद्दा उठाती है, वो कह रही है कि वहां ऐसा है तो यहाँ यूपी में ऐसा क्यों नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चलिए मैं उमाशंकर पांडे जी से इसका जवाब ले लेता हूं। अच्छा मुद्दा आपने उठाया उमाशंकर पांडे जी। अब देखिए, इसे भी सियासत की नजर से देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो बात यूपी में करती हैं कि 40% महिलाओं को हमने टिकट दिया है, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर महिलाओं का आखिर कांग्रेस से ख्याल क्यों नहीं रख रही है? क्या ये सिर्फ सियासी दाव है एक? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इसका मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए, राजस्थान के बारे में ये आरोप लगा रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में क्या किसी बेटी के साथ गैंगरेप हो रहा है और उसको पुलिस के संरक्षण में परिवार वालों से मिले बगैर ही उसको फूंक दिया जा रहा है? और ऐसा अगर है राजस्थान में किसी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है सरकारी संरक्षण में, तो अशोक गहलोत जी ने भी आमंत्रण दिया और मैं भी आमंत्रण दे रहा हूं कि जेपी नड्डा जी जाएं वहां पे, अमित शाह जी पहुंचे वहां पर, नरेंद्र मोदी जी जाएं, सड़क जाम कर दे, मुख्यमंत्री आवास घेर ले। विपक्ष की भूमिका में है ना वो, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। नहीं, गलत बात सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए प्रभु, ये क्या तरीका है? तो प्रियंका गांधी किसी ने ये एक कौन सा नहीं कहा, आपको दिखाई नहीं देता है, आप अखबार पढ़ते नहीं है, देखते हैं, इतने बेचैन हो रहे हैं। हिम्मत है तो राजस्थान की सड़क पे नरेंद्र मोदी को भेजिए, अगर वहां अन्याय हो रहा है तो सड़कों पर जाकर नोटम को करें, जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा के अंदर इतनी कायरता भरी है कि वो अशोक गहलोत सरकार अन्याय कर रहा है और वो वहां जा नहीं पा रहा है, उनको भेजिए। जैसे प्रियंका गांधी जी एक सशक्त। चलिए ठीक है, देखिए एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके। रघुवंशी जी मैं आ रहा हूं, रघुवंशी जी मैं आ रहा हूं, हरिहर रघुवंशी जी मैं आ रहा हूं, एक एक करके बात कर लीजिए। बात समझ में नहीं आती, दो लोग एक साथ बोलते तो बात समझ में नहीं आती जी। ये यही विकास की चेहरा। अरे सुन लीजिए, सुनिए। चलिए ठीक है। नहीं देखिए, उमाशंकर जी बात हो गई। रघुवंशी जी हिम्मत नहीं है, देखिए मेरी बात नहीं आने। देखिए किसके उमाशंकर जी रघुवंशी जी, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। तू मैं करेंगे तो वक्त बर्बाद होगा, मैं करेंगे वक्त बर्बाद होगा, बात समझ में नहीं आएगी। दोनों लोग बोलेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। मैं दोनों का ऑडियो डाउन कराऊंगा, मैं ऑडियो डाउन करा दूंगा, क्योंकि बात समझ में नहीं आ रही। जब मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो हमारे नाजरीन बात कहां समझ पाएंगे। मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस से सर जुड़ा हुआ एक सवाल है। बार बार ये कहा जाता है कि प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की और कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही, लेकिन फिर यही कहा जाता है कि कांग्रेस की नजर 2022 पर नहीं, बल्कि कांग्रेस की नजर 2024 पर है। देखिए अबू जी, प्रियंका गांधी मेहनत कर रही, ये बात तो है, लेकिन बीते पूरे 5 साल अगर वो मेहनत की होती तो आज नजारा कुछ और होता। तो ये बहुत आखिर समय में उन्होंने संगठन का ढांचा भी खड़ा किया, मैसेज देने की कोशिश की, महिलाओं के लिए नारे गढ़े और एक लोगों को टच किया है, छुआ है। अब एक बात जो बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर यहाँ महिलाओं को 40% सीट दे रही हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं दे रही? तो ये प्रश्न आप जरूर कर सकते हैं। ये संघर्ष महिलाओं के लिए सीट और हिस्सेदारी का संघर्ष पार्टी के भीतर भी है और पार्टी के बाहर भी है। तो ये संघर्ष अगर कोई कर रहा है तो आप उसका अनुकरण करिए, अगर अनुकरण नहीं कर सकते हैं तो उनको तोहमत क्यों लगाते हैं? वैसे ही बात मान लीजिए, चलिए राजस्थान बलात्कार के मामले में नंबर 1 पर है, ये बात सही है, और आज नंबर 1 पर नहीं आया, पहले से है। तो लेकिन नंबर 1 पर है तो वहां अगर घटनाएं घटती हैं और कोई हाथरस जैसी घटना होती है तो वहां पर भी विरोध, प्रो पीपल पॉलिटिक्स होनी चाहिए ना, जनता के हक में आवाज उठानी चाहिए, विपक्ष को सामने आना चाहिए कि ये कहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में चुप हो जाइए क्योंकि हम राजस्थान में चुप हैं। ऐसे तो राजनीति नहीं होगी ना। उत्तर प्रदेश में भी आवाज उठनी चाहिए हाथरस के खिलाफ, और अगर राजस्थान में ऐसी घटना घटती है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए। तो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है। अगर बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि प्रियंका राजस्थान क्यों नहीं जाती है, आप जाइए ना,
आप प्रियंका 40% दे रही तो अपने दूसरे जगह क्यों नहीं देती? आप एक जगह दे के दिखाइए ना। आप जनता के लिए बोलिए ना। अगर कोई जनता के लिए बोल रहा है, अगर महिलाओं के लिए प्रियंका बोल रही है तो आप भी महिलाओं के लिए बोलिए। ये पॉलिटिक्स होनी चाहिए, प्रो पीपल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। और निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत की है अपनी पार्टी के लिए, वो चुनाव परिणाम में दिखे ना दिखे अलग बात है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखेगा, वोट परसेंटेज में भी दिखेगा, सीट्स भी कुछ बढ़ सकती हैं, मगर हाँ अभी तुरंत इसलिए नतीजे नहीं मिलेंगे क्योंकि 5 साल मेहनत नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जमीनी सतह पर तो सबने मेहनत की है। कोरोना के दौर में जिस तरह से जो उम्मीदवारों को घर घर जाना पड़ा है, पसीना बहाना पड़ा है। पहले तो ये होता था कि एक रैली कीजिए और कई कई शहरों तक और गांव तक आपकी आवाज पहुंच जाती थी, लेकिन इस बार मंजरनामा बदला हुआ है। उम्मीदवारों को घर घर जाकर वोट मांगने पड़े हैं, लोगों की जो नाराजगी है वो सहनी पड़ी है। तो मेहनत तो इस बार तमाम उम्मीदवारों ने और तमाम पार्टियों ने की है, लेकिन मेहनत का फल किसे मिलेगा? 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे, उस वक्त जब ईवीएम अपने नतीजे बताना शुरू करेंगी कि अवाम ने किसमें भरोसा देखा है और किस पर भरोसा जताया है, तभी एक तरह से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बड़ी अच्छी बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, खासतौर से प्रेम कुमार जी, हरिहर रघुवंशी जी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी और इंद्रजीत सिंह टिटू जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो इंतखाबी जंग लगातार जारी रहेगी। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी क्या कुछ पहले मरहले का अपडेट है, न्यूज़ 18 उर्दू आप तक पहुंचाता रहेगा।